नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ और इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज आएगा छत्तीसगढ़ की साय सरकार का पहला बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में पेश करेंगे करीब 130 लाख करोड़ का बजट। व्यापारी से लेकर आम लोगों को बड़ी उम्मीद। छत्तीसगढ़ में बजट से पहले वित्त मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत। ओपी चौधरी ने बताया सरकार का विजन गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में दूसरी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 12 प्रशासनिक अधिकारियों का किया गया तबादला। खेल युवा कल्याण विभाग के अपर सचिव बने चेतन बोरखरिया। निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ा झटका। हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। कोल घोटाला मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। रायपुर के खटेरी बांध में डूबे कॉलेज के 3 छात्र। एसडीआरएफ की टीम ने 2 शव किए बरामद। एक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो छत्तीसगढ़ की खबरों के पहले भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सिमी के आतंकियों की हालत बिगड़ गई है। सेंट्रल जेल में सिमी के आतंकियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हाई सिक्योरिटी सेल में सिमी के आतंकियों को रखा गया था। अबू फैजल और कमरुद्दीन की अचानक तबीयत बिगड़ी है। सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। ये जो आतंकी हैं ये भूख हड़ताल पर थे और इसी दौरान इनकी तबीयत बिगड़ गई है। धार्मिक किताबें और न्यूज़पेपर की ये मांग कर रहे थे। देर रात कलेक्टर ने सेंट्रल जेल का निरीक्षण भी किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिमी के आतंकियों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है, जो कि धार्मिक किताबें और न्यूज़पेपर की मांग कर रहे थे और इसी बात को लेकर ये भूख हड़ताल कर रहे थे। देर रात कलेक्टर ने सेंट्रल जेल का निरीक्षण भी किया था। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल जेल में अचानक सिमी के आतंकियों की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। सरकारी अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ गई भोपाल से। हरप्रीत, क्या ये पूरा मामला है? किस वजह से भूख हड़ताल कर रहे थे ये तो हमें मालूम है, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई और अब प्रशासन का क्या रुख है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए देर रात भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में 2 जो सिमी के आतंकी हैं उन्हें लाया गया। इस वक्त हम उसी हॉस्पिटल की C ब्लॉक बिल्डिंग के सामने हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रातों रात यहां पर एक दीवार बनाई गई है और इसके साथ ही 6 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और उसके साथ ही यहां पर करीबन 70 से ज़्यादा जो पुलिस का बल है वो मौजूद है। देखा जा सकता है कि अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्राइवेट वार्ड में दोनों जो आतंकी हैं अबू फैजल और कमरुद्दीन, उन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जेल जो है एक तरीके से उसका रूप यहाँ पर इस वार्ड को दे दिया गया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। अंदर जाने से हालांकि मीडिया को रोका जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक IBC 24 पर देख सकते हैं कि किस तरह अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद अधिकारियों ने कमान यहाँ पर संभाल रखी है, क्योंकि ये दोनों सिमी के आतंकी हैं। आजीवन कारावास, फांसी की सजा इन्हें हो चुकी है और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों की हत्या, जेल ब्रेक, खंडवा जेल ब्रेक हो या भोपाल जेल ब्रेक हो, उसके आरोप इन पर सिद्ध हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं। बेहद खतरनाक ये आतंकी हैं और इन दोनों आतंकियों को भूख हड़ताल लगातार जो पिछले कई दिनों से जारी थी उसके चलते इनकी हालत बिगड़ी और उसके बाद इन दोनों को सेंट्रल जेल भोपाल से देर रात जेपी हॉस्पिटल लाया गया है। खुद अधिकारियों ने कमान संभाल रखी है। इसके साथ ही 70 से ज़्यादा जो पुलिस का बल है वो अंदर प्राइवेट वार्ड और पूरी अगर कहा जाए कि C ब्लॉक की इस गली में तैनात है। मीडिया को रोका जा रहा है, हालांकि मीडिया अंदर नहीं है, किसी को भी अंदर अनुमति नहीं है, क्योंकि ये दोनों
खतरनाक आतंकी हैं, दोनों को अंदर रखा गया है। हालांकि दोनों की जो अब हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। लगातार भूख हड़ताल के चलते इनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद देर रात कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह भी निरीक्षण करने पहुंचे थे, उनके साथ एडीएम भी मौजूद थे और उसके बाद इन्हें देर रात यहाँ पे लाया गया है। पूरे इस हॉस्पिटल का जो ये सी ब्लॉक है, जहां पर जिस प्राइवेट वार्ड में कमरुद्दीन और अबू फैजल आतंकी दोनों को रखा गया अलग अलग, उस पूरे को यहाँ पर एक कहा जाए कि पूरा पुलिस ने कमान संभाली हुई है और पूरी तरह से जो पुलिस है वो यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रही है। फिलहाल आम आदमियों को इस सी ब्लॉक में जिस कमरे में प्राइवेट वार्ड में रखा है उससे थोड़ी दूरी पर ही रोका जा रहा है। तो कड़ी सुरक्षा, कोई चूक ना हो, दोनों आतंकियों का अंदर इलाज जारी है। बिल्कुल हरप्रीत, अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन का अब इस मामले में क्या रुख होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट पेश होने वाला, क्या कुछ खास होगा इस बजट में, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट पेश होने वाला है। गारंटी का बजट इसे बोला जा रहा है। विष्णुदेव साय सरकार का पहला ये बजट होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में इस बजट को पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। करीब 130 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश होगा। बजट में मोदी की गारंटी के लिए कई प्रावधान हो सकते हैं। पीएम आवास योजना, महतारी वंदन पर भी सरकार का फोकस होगा। नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ के बजट से लोगों को तो खासी उम्मीदें हैं, साथ ही साथ कई लोगों को उम्मीदें इसमें जताई जा रही है। साय सरकार का ये पहला बजट है और मोदी की गारंटी की कई जो बातें हैं, कई जो वादे हैं वो इस बजट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पीएम आवास, महतारी वंदन योजना, नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान इस बजट में हो सकता है। तो जैसा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी मीडिया से बातचीत में कल कहा था कि जनता का जो लाभ है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और ये जो बजट है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सरकार जो है वो जनता के लाभ को ध्यान में रखती है और इसी को देखते हुए पूरा बजट तैयार किया गया है। पीएम आवास और महतारी वंदन पर सरकार का फोकस पूरी तरीके से होने वाला है। 12:30 बजे वो समय है जब साय सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। करीब 130 लाख करोड़ रुपए का ये बजट बताया जा रहा है। मोदी की गारंटी के लिए कई ऐलान इस बजट में हो सकते हैं। और हमारे सहयोगी स्टार जैन ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत की। आप भी देखिए कि ओपी चौधरी ने इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। ये कहा जाए भले ही 1 साल का बजट रहता है, लेकिन नई सरकार का पहला बजट है और इससे समझा जा सकता है कि आज जो बजट में प्रावधान होगा वो अगले 5 साल का रोड मैप होगा। और इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी मौजूद हैं और चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हैं कि इससे समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला छत्तीसगढ़ के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि एक छत्तीसगढ़ के बजट आप पेश करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करूं, क्या रहेगा बजट, ये मतलब बात करें तो? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को बधाई कि उनके जनादेश के कारण आदरणीय विष्णुदेव साय जी की हमारी पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने मुझे भी, रायगढ़ के लोगों ने मुझे भी ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार। और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप आज का बजट 12:30 बजे प्रस्तुत होगा। और छत्तीसगढ़ को ये केवल आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य की का विजन क्या है, भविष्य का रोड मैप क्या है, वह भी हम आज प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि बजट केवल खर्चा का लेखा जोखा एक दस्तावेज मात्र नहीं होता, बल्कि किसी सरकार के विजन को, उसके भविष्य को दिखाने वाला एक दस्तावेज होता है। तो एक विजनरी डॉक्यूमेंट के रूप में आज के बजट आपको देखने को मिलेगा। क्या ये गारंटी का बजट होगा? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, इन सब को हमारा जो पहला फोकस होगा निश्चित रूप से गारंटी पर केंद्रित होगा। और
इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। यदि हम ओवरऑल एलोकेशन की बात करें तो क्या समझा जाए, किस विभाग पे ज्यादा फोकस रहेगा? आप इसके लिए तो आपको चंद घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, बट निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों को हम बैलेंस करते हुए, एक समन्वय स्थापित करते हुए, सभी विषयों पर एक बैलेंस स्थापित करते हुए हमने बड़े बड़े प्रावधान इस बजट में किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ मैंने कहा कि विशेष करके आपको एक नई चीज़ जो देखने को मिलेगी, मैं उसमें हिंट करना चाहूँगा कि टेक को बहुत हमने प्रमोट करने की कोशिश की है, टेक्नोलॉजी को, और टेक बेस्ड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करके फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना हमारा एक प्राइम फोकस रहेगा। जब बजट की शुरुआत आपने की थी, तैयारी की, तब मैंने आपसे बातचीत की थी, तो आपने बताया था कि रेवेन्यू बढ़ाना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए एक बड़ा रिफॉर्म आप करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से होगा रिफॉर्म, ये कुछ समझना चाहेंगे? हालांकि ज़्यादा आप इसमें भी बताएंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी किस तरीके का रिफॉर्म ये हो सकता है जिससे रेवेन्यू बढ़ेगी? देखिए, पूरी हमारी जो पीढ़ी है वो एक सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो 500 वर्षों बाद आदर राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है 500 वर्षों के संघर्षों के बाद, उसको ये देख रही है। हमारी पीढ़ी मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनते हुए देख रही है। ऐसी स्थिति में जब हम भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी वो बिना टेक्नोलॉजी के, बिना गुड गवर्नेंस के, बिना रिफॉर्म्स के संभव नहीं है। इसलिए हमारा पूरा फोकस होगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करें और उस दिशा में रिफॉर्म्स के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता लाएं, ईमानदार टैक्स पेयर को प्रमोट करें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें ईमानदार करदाता को अच्छा लगे। ये हमारा पूरा फोकस रहेगा। और राम राज विष्णु साय जी के नेतृत्व में स्थापित हो गया है तो राम राज से राम काज तो होना ही है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सिंगल विंडो सिस्टम अभी भी है और उसको मजबूत होना चाहिए, तो क्या उस दिशा में भी सरकार कुछ कदम बढ़ा रही है अपने? निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल, इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल इस्टेब्लिश करना आज के ज़माने में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के जो रेवेन्यू हैं, सरकार के जो सोर्सेस हैं, उसकी एक सीमा होती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से हम प्रमोट करते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में, चुनिंदा सेक्टर्स में, तो हम चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे विशेष करके सर्विस सेक्टर हो, उसमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स ला सकते हैं, बड़ा कैपिटल ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से ही एक विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का रास्ता तय किया जा सकता है। बतौर कलेक्टर नालंदा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको आपने बहुत सही तरीके से सक्सेसफुल भी किया। आगे क्या उसका देखा जाए? अभी रायपुर तक है, क्या एक्सपेंशन? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ लिया उसके चंद दिनों बाद वो स्वयं नालंदा परिसर पहुंचे थे और उन्होंने रायपुर में भी और नालंदा परिसर की बात कही है। उन्होंने अन्य उनके जसपुर के लिए उन्होंने नालंदा परिसर की बात कही। रायगढ़ में जो स्थानीय विकास पत्र मैंने रायगढ़ का जो विकास पत्र जारी किया है उसमें भी नालंदा परिसर का कमिटमेंट मैंने किया है। और हमारे प्रदेश के अनेक मंत्री, अनेक विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन की अनेक स्थानों पर मांग है कि नालंदा परिसर जैसे राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण लाइब्रेरी खुले, जिससे युवा भाई बहनों को अपने करियर में ऊंची छलांग लगाने के लिए एक टेक ऑफ पॉइंट मिल सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा परिसर पर भी हमारा फोकस होगा। सिंगल पॉइंट पे बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इस पूरे बजट का? आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? वो तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बट कुछ हिंट हमारी जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। गारंटी और टेक्नोलॉजी, मैं इतना भी आपको बोल सकता हूँ, बाकी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए एक विजनरी बजट होगा और गुड गवर्नेंस पर खास ध्यान दिया जाएगा, ऐसा ओपी चौधरी का कहना है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे से वापस लौटेंगे, विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एमपी दौरे पर हैं। मोहन भागवत आज मुरैना जाएंगे, संघ के कार्यक्रम और बैठक में शामिल होंगे। हरदा हादसे को लेकर आईबीसी 24 ने सबसे बड़ा खुलासा किया। हादसे में 4 महीने पहले धमाके वाली फैक्ट्री की जांच हुई थी। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सीनियर विधायक रामनिवास रावत का बयान सामने आया। कहा, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होने वाली पार्टी है। बीजेपी इंदौर के 1344 कार्यकर्ताओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी। स्पेशल ट्रेन 10 फरवरी को रवाना होगी। जबलपुर में कार सवार ने पिता और 2 बेटों को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। विदिशा कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया। वर्तमान में जिले में 11 लाख से ज्यादा मतदाता। बालाघाट में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जंगली जानवर के शिकार के लिए खेत में करंट लगाया गया। कटनी पुलिस ने नाबालिग को बेचने वाले दंपत्ति को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। 2022 में केस दर्ज होने के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज को नैक ने A++ रैंकिंग दी है। नैक की टीम ने 30 और 31 जनवरी को कॉलेज का निरीक्षण किया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पुलिस विभाग के क्लर्क अरविंद भदौरिया को गिरफ्तार किया। आरक्षक पर लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। जबलपुर में धान खरीदी फर्जीवाड़ा मामले में प्रशासन ने 5 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। आरोपी ने बड़ी मात्रा में फर्जी पंजीयन किए थे। ग्वालियर में बुजुर्ग महिला से लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गया। ग्वालियर में पुलिस ने छापा मारकर अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया है। 2 दुकानदारों ने गोदाम में अवैध रूप से पटाखे रखे। जबलपुर पुलिस ने अवैध गैस सिलेंडरों से भरा कंटेनर जब्त किया है। पुलिस सिलेंडरों के बारे में ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। मुरैना में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक मेडिकल स्टोर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उज्जैन में पर्यटन विभाग द्वारा स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जो 8 से 18 फरवरी तक चलेगा।